हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है नंबर 3 मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम यानी कि मिश्रित बैंकिंग प्रणाली। इसमें सुनिए, मिश्रित बैंकिंग से आशय। मिश्रित बैंकिंग प्रणाली वह है जिसके अंतर्गत बैंक उद्योग के लिए न केवल कार्यशील पूंजी के रूप में अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है वरन स्थायी पूंजी के लिए दीर्घकालीन ऋण भी देता है। इस प्रणाली का आधार यह धारणा है कि व्यापारिक बैंकों के पास काफ़ी कोष ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय रहते हैं, यद्यपि इनका उपयोग हो सकता है। अतः दीर्घकालीन ऋण देकर बैंक जहां अपने कोषों का बेहतर प्रयोग करके अधिक लाभ अर्जन करेंगे वहां उद्योगों के विकास में भी सहायक बन सकेंगे। नंबर 4 आता है चेन बैंकिंग सिस्टम, श्रृंखला बैंकिंग प्रणाली। श्रृंखला बैंकिंग व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दो या अधिक बैंकों पर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का आधिपत्य और नियंत्रण रहता है। इसका विकास अमेरिका में 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ। वहाँ सन 1925 में 123 श्रृंखलाएँ थीं जिनमें 933 बैंक शामिल थे। महान मंदी 1930 से 36 की अवधि में इनमें से अनेक का विघटन हो गया। इसके गुण हैं, श्रृंखला बैंक में साधनों का अच्छा प्रयोग हो जाता है, आय अधिक होती है, प्रबंध व्यवस्था सुचारू रूप से होती रहती है, व्ययों में कमी हो सकती है और जोखिम कम रह जाती है। इसके दोष हैं, कार्यकलापों की ठीक देखभाल नहीं हो पाती, सट्टे के व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, परस्पर मतभेद होते हैं और बेईमानी बढ़ सकती है। नंबर 5 आता है ग्रुप बैंकिंग सिस्टम यानी कि समूह बैंकिंग। समूह बैंकिंग वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दो या अधिक बैंक प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संघ या न्यास द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस व्यवस्था का भी विकास अमेरिका में हुआ। वहाँ सन 1930 में लगभग 300 समूह 2000 बैंकों को नियंत्रण में रखे हुए थे। बाद को इनका पतन होने लगा और इनकी संख्या घटते हुए 41 रह गई, जिनमें 425 बैंक शामिल हैं। इसके गुण हैं, प्रत्येक सदस्य बैंक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है, उसका अपना संचालन मंडल होता है और एक केंद्रीय बोर्ड ग्रुप विशेष के सदस्य बैंक के कार्यकलापों की देखरेख करता है। व्यवस्था उच्च कोटि की होती है, विज्ञापन आदि व्ययों में कमी हो जाती है और संगठन के रूप में कार्य किए जाने से कार्य स्तर ऊंचा हो जाता है। दोष हैं, समूह के एक सदस्य बैंक की असफलता का प्रभाव अन्य सदस्य बैंकों पर भी पड़ता है, कार्यों की ठीक देखरेख न होने पर बैंकों को नुकसान पहुंचता है एवं बेईमानी और कपट की आशंका रहती है। आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बैंकिंग सिस्टम यानी कि एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के लक्षण। बैंकों के महत्व के उपयुक्त विवेचन के संदर्भ में यह समझना स्वाभाविक है कि देश की बैंकिंग प्रणाली बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि बैंकिंग प्रणाली दोषपूर्ण अथवा दुर्बल है तो देश के आर्थिक विकास में बाधाएं पड़ेंगी। यहाँ प्रश्न उठता है कि एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में क्या विशेषताएं या गुण होने चाहिए। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में निम्न विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। नंबर 1 है बचतों को प्रोत्साहन देने वाली। बैंकिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि सभी वर्गों द्वारा बचतों को प्रोत्साहन मिले और विभिन्न प्रकार के खातों द्वारा उनको एकत्र करके निवेश हेतु प्रयोग किया जा सके। नंबर 2 देश की परिस्थितियों के अनुसार। किसी बैंकिंग प्रणाली को देश में मात्र इसलिए अपनाना उपयुक्त नहीं होता कि वह अन्य देशों में प्रचलित होती है, कारण प्रत्येक देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, जिससे एक समान बैंकिंग प्रणाली ठीक नहीं हो सकती। उदाहरण, कोई देश कृषि प्रधान है जैसे कि भारत, तो कोई देश उद्योग प्रधान जैसे कि इंग्लैंड। यदि बैंकिंग प्रणाली देश विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप है तो वह आर्थिक विकास में सहायक बनेगी, अन्यथा नहीं। नंबर 3 आता है साख पर उचित नियंत्रण रखने वाली। साख निसंदेह व्यापार की एक आधारभूत आवश्यकता है, इसका विस्तार होना चाहिए, परंतु कोई भी व्यक्ति इसके असीमित विस्तार का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि अनियंत्रित होने पर साख वरदान न रहकर अभिशाप बन जाती है। अतः एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली की यह भी विशेषता होनी चाहिए कि वह साख के विस्तार पर उचित नियंत्रण रख सके ताकि विकास के साथ साथ स्थायित्व का लक्ष्य
पूरा हो। नंबर 4 है समन्वय पूर्ण होना। वही बैंकिंग प्रणाली श्रेष्ठ मानी जाएगी जिसके अंतर्गत विभिन्न बैंक में अनावश्यक और अस्वस्थ प्रतियोगिता ना हो, वरन उनके कार्यकलापों में समुचित समन्वय रहता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं तो बैंकिंग सुविधाओं की प्रचुरता हो और कहीं उनकी घोर कमी। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बैंक इन इंडिया। भारत में बैंक संगठन। भारत में बैंकिंग विकास ब्रिटिश बैंकिंग परंपराओं के अनुसार ही हुआ है और प्रायः सभी बैंक शाखा पद्धति के अनुसार संगठित हैं। यहाँ पर भारत में एक बैंक की स्थापना एवं संगठन के महत्वपूर्ण तत्वों का विस्तृत विवेचन किया गया है। नंबर 1 नेम ऑफ द बैंक। बैंक का नाम किसी भी संस्था की स्थापना का निश्चय करते ही सर्वप्रथम उसका नाम निश्चित करना आवश्यक होता है। नाम निश्चित करते समय प्रायः उस संस्था के स्थापन स्थान, उसके विशेष कार्य अथवा किसी विशेष भावना, धार्मिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आदि का ध्यान रखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संस्था का नाम किसी अन्य संस्था से मिलता जुलता ना हो, अन्यथा अनेक बार भ्रांति उत्पन्न होने का भय रहता है। विशेष नामों पर रोक। भारतीय कंपनी अधिनियम जो बैंकों पर भी लागू है कि धारा 20 के अनुसार कोई कंपनी ऐसा नाम नहीं रख सकती जो केंद्रीय सरकार के मतानुसार अवांछनीय हो, अर्थात बैंकिंग कंपनी को ऐसे किसी नाम का प्रयोग करना चाहिए जिससे यह आभास होता हो कि उसे सरकार का कोई संरक्षण प्राप्त है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक संस्था को जो बैंकिंग व्यवसाय करती है अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। सहकारी बैंकों को सहकारी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बैंकिंग कंपनी कोई ऐसा नाम नहीं रख सकती जो किसी दूसरे नाम से बहुत मिलता जुलता हो, क्योंकि एक से नाम रखने से ग्राहकों, जनता तथा सरकार को भ्रम होने की संभावना रहती है। अतः किसी बैंक को अपने नाम का निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि उस नाम से अन्य कोई बैंक पहले से बैंकिंग व्यवसाय में तो नहीं लगा हुआ है। नाम में परिवर्तन। किसी बैंक के नाम की परिवर्तन की 3 रीतियां हैं। प्रथम रीति के अंतर्गत कंपनी अधिनियम धारा 21 बैंक एक विशेष प्रस्ताव पास कर सकता है और केंद्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त कर अपना नाम परिवर्तित कर सकता है। विशेष प्रस्ताव द्वारा नाम परिवर्तन करने की व्यवस्था ऐसी स्थिति में लागू होती है जबकि नाम परिवर्तन किसी वैधानिक कठिनाई के कारण न होकर किसी अन्य कारण से किया जाता है। नंबर 2, यदि कोई बैंक ऐसे मिलते जुलते नाम से पंजीकृत हो जाता है जिससे पहले अन्य कोई पंजीकृत है तथा बैंकिंग व्यवसाय कर रहा है तो वह नाम परिवर्तन संबंधी एक साधारण प्रस्ताव पास करके केंद्रीय सरकार से नाम परिवर्तन की अनुमति प्राप्त कर सकता है। यदि केंद्रीय सरकार की राय में किसी बैंक का नाम वांछनीय नहीं है तो ऐसे बैंक के पंजीकरण के 12 महीने के अंदर उसे नाम परिवर्तन करने का आदेश दे सकती है। आदेश प्राप्ति के 3 मास के भीतर ही ऐसे बैंक को अपने नाम को परिवर्तित कर लेना अनिवार्य है। नंबर 2 आता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक बैंक को अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए बैंक को कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत कंपनी के रजिस्ट्रार को अपना पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण और अन्य प्रपत्र जो एक कंपनी के पंजीकरण के लिए आवश्यक है भेजने होंगे। रजिस्ट्रार इन सभी प्रलेखों की जांच करके यदि संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी अधिनियम द्वारा पंजीकरण के लिए लगाई गई सभी शर्तों का पालन किया गया है तो वह समावेलन का प्रमाण पत्र निर्गत कर देता है। यह बैंक के वैधानिक संस्था के रूप में पंजीकरण का प्रमाण होता है। बैंक को सम्मेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। कार्य प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक तब तक कार्य चालू रख सकता है जब तक रिजर्व बैंक लाइसेंस देने से मना नहीं कर देता। नंबर 3 आता है कैपिटल, पूंजी। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत भारत में स्थापित होने वाली अथवा भारत में शाखा खोलने वाले बैंकों के संबंध में
व्यवस्थाएं दी गई हैं। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार कोई बैंक तभी कार्य प्रारंभ कर सकता है जबकि उसकी प्राप्तित पूंजी अधिकृत पूंजी का कम से कम 50% हो। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अपेक्षा की है कि उनके पूंजी कोषों की राशि उनके निक्षेपों की राशि का 6% से कम नहीं होना चाहिए। अब आता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक का आंतरिक संगठन। इसमें सुनिए, नंबर फर्स्ट है इसका एडवांस डिपार्टमेंट, यानी कि अग्रिम विभाग। अग्रिम विभाग किसी बैंक का महत्वपूर्ण विभाग होता है। यह विभाग प्रत्यक्ष रूप से मुख्य प्रबंधक अथवा मुख्य नियंत्रक के नियंत्रण में होता है। इस विभाग के मुख्य कार्य हैं रिजर्व बैंक के निर्देशक सिद्धांत के आधार पर बैंक की अग्रिम प्रदान करने की नीति निर्धारित करना, शाखाओं से अग्रिम के प्रस्ताव प्राप्त करना तथा उन्हें स्वीकृत करना, विवरण तथा विवरणी तैयार करना, शाखाओं से प्राप्त विवरणों तथा विवरणियों का पुनर्निरीक्षण करना, शाखाओं के अग्रिमों पर नियंत्रण करना आदि। नंबर सेकंड आता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लेखा विभाग। इसमें सुनिए, लेखा विभाग मुख्य लेखाकार के नियंत्रण में होता है। इस विभाग के मुख्य कार्य शाखाओं के हिसाब को समन्वित करना, चिट्ठा तैयार करना, रिजर्व बैंक के लिए विभिन्न तैयार करना, कर्मचारियों की भविष्य निधि का रखरखाव, बैंक के निक्षेप तथा तरलता आदि पर नियंत्रण रखना, बैंक के खातों के अंकेक्षणों की व्यवस्था करना, शाखाओं के लिए लेखन सामग्री की व्यवस्था करना और पुराने अभिलेखों को सुरक्षित रखना आदि होता है। नंबर थर्ड है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, निरीक्षण विभाग। यह विभाग मुख्य निरीक्षक के अधीन होता है। इस विभाग का मुख्य कार्य शाखाओं का नियमित निरीक्षण करना है। नंबर फोर्थ है लीगल डिपार्टमेंट, वैधानिक विभाग। इस विभाग का प्रभारी विधि अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्य मुख्य प्रबंधक तथा अन्य विभागों को वैधानिक सलाह प्रदान करता है। नंबर फिफ्थ स्टाफ डिपार्टमेंट, यह मुख्य कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। यह विभाग महाप्रबंधक अथवा स्टाफ नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। नंबर 6 आता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जनसंपर्क विभाग। इस विभाग का प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी होता है। इस विभाग के मुख्य कार्य जनता तक ग्राहक की शिकायतों को दूर करना, प्रचार सामग्री का प्रकाशन विज्ञापन करना, प्रबंधकों की सभाओं का आयोजन, जनसंपर्क संबंधी सभाओं का आयोजन, मुख्य कार्यालय में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों की व्यवस्थाएं करना तथा जनसंपर्क संबंधी अन्य कार्य हैं। नंबर 7 आता है एग्रीकल्चरल फाइनेंस डिपार्टमेंट, कृषि वित्त विभाग। वर्तमान में कृषि वित्त की व्यवस्था करना भी व्यावसायिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 8 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, लघु उद्योग विभाग। इस उद्योग विभाग का मुख्य कार्य लघु उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था करना है तथा उसकी अन्य शाखाओं समस्याओं के निराकरण में सहायता प्रदान करना है। नंबर 9 इकोनॉमिक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, आर्थिक अनुसंधान तथा सांख्यिकी सूचना विभाग। इस विभाग के मुख्य कार्य बैंक तथा आर्थिक समस्याओं संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना, सर्वेक्षण करना और उन्हें प्रकाशित करना होता है। नंबर 10 फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, विदेशी विनिमय विभाग। विदेशी विनिमय भुगतान, आयात तथा निर्यात वित्त व्यवस्था तथा विदेशी विनिमय संबंधी लेन देन के लिए बैंकों के मुख्य कार्यालयों में विदेशी विनिमय विभाग होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।